आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल्स के बारे में। बेसिकली हमने सेल का वीडियो पहले ही पढ़ा है, तो उसका लिंक जो रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा बताया सेल के बारे में। तो जब भी हम बात करते हैं सेल के बारे में तो हमें पता होना चाहिए कि सेल का जो बेसिक एक डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। तो सेल का जो डेफिनेशन होता है वो होता है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। राइट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लोग हैं सभी को ये आना चाहिए डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है सेल का? कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। राइट, कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। राइट, उसके बाद ये जो सेल है, इस सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा, और कब देखा? 1665 में देखा था। राइट, इसके अलावा इन्होंने जो सेल को देखा था वो खुद का एक माइक्रोस्कोप था, उन्होंने खुद बिल्ड किया था, उसके जरिए देखा था। लेकिन जब उन्होंने सेल को देखा, ठीक है, किस में देखा था? ट्री का जो बार्क होता है, बार्क में उन्होंने एक कॉर्क होता है बार्क में, तो कॉर्क में उन्होंने देखा था। राइट, तो ये बार्क का कॉर्क था, कॉर्क में देखा था उन्होंने। और क्या देखा था? ये जो कॉर्क उन्होंने सेल देखा, तो वो जो सेल थे वो लिविंग नहीं थे, वो नॉन लिविंग सेल थे। राइट, लिविंग सेल को नहीं देखा था। ठीक है, तो लिविंग सेल को किसने देखा? लिविंग सेल को आने वाले टाइम में कुछ सालों के बाद एंटनी वॉन लीवेनहॉक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक लिविंग सेल को देखा और बताया ये होता है सेल। राइट, तो यहाँ पे हमें जब भी हम सेल के बारे में बात करेंगे तो हमें कुछ बेसिक चीज पता होना चाहिए कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। कैसे किया था? ट्री जो होता है बेसिकली, उस ट्री में उन्होंने बार्क को देखा था, बार्क में कॉर्क को देखा, बार्क लिया, बार्क से कॉर्क को निकाला, कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा, माइक्रोस्कोप कहाँ से आया? उन्होंने खुद बिल्ड किया था, क्योंकि 1665 में आज के ऐसे माइक्रोस्कोप आते हैं, कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन है, वैसे माइक्रोस्कोप उस समय नहीं आते थे। राइट, तो उन्होंने खुद से बिल्ड किया था और खुद से उसे देखा था। देखने के बाद उन्हें जो सेल्स नजर आए थे उसका कंपैरिजन उन्होंने हनीकॉम्ब के कंपार्टमेंट से किया था, और उन्होंने क्या बोला था? ये जो हमें सेल नजर आ रहा है ये बिल्कुल हनीकॉम्ब का जो कंपार्टमेंट होता है उसके जैसे नजर आ रहा है। तो उससे उन्होंने कंपैरिजन कर दिया था। हनीकॉम्ब कैसे होता है? बिल्कुल बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है आपको नजर आएगा, ऐसा करके हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर उन्हें नजर आए थे, आपको इमेज में भी नजर आ रहा होगा। राइट, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे हमें पढ़ना है सेल थ्योरी में। राइट, तो जब सेल का डेफिनेशन आ गया, सेल के बारे में लोगों ने जान लिया, तो उसके बाद सेल थ्योरी आई। राइट, तो यूनिफाइड जो सेल थ्योरी थी उसमें कहा गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, वन और मोर सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इसलिए लिखा गया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। राइट, दूसरी बात इसमें कही गई थी, जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। राइट, एक बेसिक यूनिट होता है, यानी कि अगर वो यूनिट ही ना रहे तो लाइफ का फॉर्मेशन जो होता है, या लाइफ एक स्मॉल ऑफस्प्रिंग से या एक छोटे या एक एम्ब्रियो से जो लाइफ बिल्ड होती है वही ना होगी अगर ये सेल ही ना हो। तो जो पूरी बॉडी हमें नजर आती है, ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी, प्लांट बॉडी, तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है, यानी कि बहुत सारे सेल मिल करके बॉडी को फॉर्मेशन किए हैं। ये मोटा मोटी एक आमतौर पे आप समझ सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें कहा गया था, जो भी न्यू सेल्स होते हैं, राइट, वो एक्सिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। अब एक्सिस्टिंग सेल का मतलब ये है कि ऑलरेडी कोई सेल रहा होगा, पहले से सेल है, उसके बाद कोई नया सेल बना है। राइट, तो ये जो 3 पॉइंट थे ये यूनिफाइड सेल थ्योरी में कहे गए थे। राइट, उसके बाद क्या हुआ? रुडोल्फ विर्चो नामक एक साइंटिस्ट बाद में आए। राइट, उन्होंने क्या बोला? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। बेसिकली ये कोई इंग्लिश टर्म नहीं है, ग्रीक का टर्म है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री
एक्सिस्टिंग सेल। यहाँ पे ये वही बात कह रहे हैं, बट यहाँ पे एक्सिस्टिंग था, यहाँ पे प्री लगा हुआ है। बाकी आपको ये सेंटेंस याद रखना है कि स्टेटमेंट पूछता है एग्जाम में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने ये टर्म यूज किया था? तो रुडोल्फ विर्चो ने इसका यूज किया था। इसका मीनिंग होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, राइट। अब ये जो सेल थ्योरी था, तो सेल थ्योरी किसने दिया था? तो यहाँ पे बेसिकली दो साइंटिस्ट है, ठीक है, दो साइंटिस्ट है जिनका नाम था, एक का नाम था स्लीडेन एंड दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था श्वान। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिल करके सेल थ्योरी को दिया था। बाद में क्या हुआ, रुडोल्फ विर्चो जो थे उन्होंने भी अपना ये जो पॉइंट रखा, इसको मिला करके एक न्यू थ्योरी बनाई गई, जिसे आज की डेट में हम कहते हैं द मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। तो ये तो हो गया सेल थ्योरी का बात। अब मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है, जिसे आपको एग्जाम में लिखना है और पढ़ना है, उसे हम देखेंगे अभी। तो अभी हमने देखा सेल थ्योरी के बारे में, अब हमें देखना है मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में कि मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहता है, राइट। क्योंकि हमने जब सेल थ्योरी भी पढ़ा तो उसमें हमने बात की स्लीडेन एंड श्वान ने मिलकर के सेल थ्योरी दिया, लेकिन बाद में रुडोल्फ विर्चो ने देखा और उन्होंने एक अपना अलग टर्म दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। फिर इन सबको मिला दिया गया। मिलाने के बाद एक नई बात कही गई, बेसिकली सिमिलर ही था पहले जैसा ही वो हमें देखना है, जिसका नाम है मॉडर्न सेल थ्योरी। तो जो पहला स्टेटमेंट है सेल थ्योरी का वो क्या है, द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे दो बातें आ रही है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड दूसरी बात है फंक्शन इन लिविंग थिंग्स। क्या मतलब, परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये पहली बात कही गई। दूसरी बात कही गई कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो गए, प्लांट बॉडी हो गई, एनिमल बॉडी हो गई, ह्यूमंस हो गए, जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनके अंदर जान है, वो सबके अंदर क्या होता है, वो या तो एक सेल से मिलके बना रहेगा या एक से ज़्यादा मोर सेल से मिलके बना रहेगा, जिसे हम पढ़ते हैं ना यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में पढ़ते हैं, आगे देखेंगे उसे भी। तीसरा बात कहा गया इसमें कि द सेल अराइज फ्रॉम अदर सेल्स। जो सेल आता है, एक नया सेल बनता है, वो पहले से ही मौजूद सेल से या दूसरे किसी सेल से आता है और क्या करता है, थ्रू सेल्यूलर डिवीजन। और ये सेल्यूलर डिवीजन के जरिए आता है, यानी कि एक ऐसा करके एक सेल है हमारा, ये जो सेल है ये आगे चल करके डिवीजन करेगा, एक से दो बन जाएंगे और एक से चार भी सेल बनते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो एक से दो सेल बने, ये कौन सा डिवीजन कहलाएगा, माइटोसिस है या मियोटिक है, और इसमें जहां पे एक सेल से चार सेल बने, इसे कौन सा डिवीजन कहते हैं, माइटोसिस ये है कि मियोटिक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो बेसिकली सेल ऐसा करके डिवाइड होते हैं और सेल बनते हैं। अब क्या होगा, जो बात रुडोल्फ विर्चो ने कही थी कि अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल, इसका मतलब भी वही है कि जो सेल होता है वो पहले से ही मौजूद सेल से ही आता है। तो ये आज की वीडियो में हमने जाना कि सेल किसे कहते हैं, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, और सेल थ्योरी जो था उसका थोड़ा सा हिस्ट्री क्या था, और मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है। तो ये बेसिक 3 पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आप किसी भी क्लास में हो, 11th 12th 10th 9th, ये 9th और 8th से स्टार्ट हो जाता है, तो आपको बिल्कुल इसे याद रखना है और ये आपका 12th तक काम आएगा। और ये एक बेसिक छोटा सा एक क्वेश्चन ही है। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करिए।